वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी बाय यश में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में, जो कि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे बेस्ड ऑन लोकस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल कराया था, एक मैंने आपको प्लस माइनस पाई का एक सॉल्व एग्जांपल कराया था, जिसमें मैंने आपको दो ग्राफ बनाकर सिखाए थे और कुछ शॉर्ट टेक्निक्स भी बताई थी। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर के लिए हमारे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली वो अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मेनली क्या है कि अनसॉल्व भी काफ़ी आते हैं, है ना। ये इकलौता चैप्टर है ऐसा कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली क्या है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी कम है, इसलिए टीचर क्या करता है अनसॉल्व में से भी देता है। तो अब मैं आपको आज वही क्वेश्चन अनसॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आएंगे। सारे नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से फर्जी टाइप भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड रियल जेड प्लस मॉड इमेजिनरी जेड बाय रूट। ठीक है ना। अब देखो, वैसे प्रूव के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं या आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको देखते ही पता नहीं पड़ रहा है कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है ना। तो देखो, इसमें क्या, थोड़ा सा हम पहले मैनिपुलेशन टाइप करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है। जहाँ रियल z यानी कि रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू y है। तो मॉड z का स्क्वायर ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मॉड z की हमारे पास वैल्यू होती है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। फिर दोनों साइड हम होल स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर फट जाएगा। अब यहाँ रियल पार्ट ऑफ z x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है y है। ठीक है। तो मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। फिर हमने निकाला टू मॉड z का स्क्वायर, है ना। दोनों साइड में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। अभी कई के दिमाग में हो सकता है भाई हम एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं, है ना। तो मैं आप अभी एक बार आप पूरा क्वेश्चन एक बार समझो, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर आपको पता पड़ेगा कि हम सीधा ना चल के एक प्रकार से उल्टा चल रहे हैं। तो टू मॉड जेड का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आती। फिर हमने जो हमारा रियल मॉड जेड प्लस इमेजिनरी मॉड जेड का हमने पहले होल स्क्वायर निकाला, है ना। तो देखो, हमने इसका होल स्क्वायर किया तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, मॉड एक्स है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड तो एक्स है, फिर इसका मॉड लेना है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर। फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे, है ना। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। फिर इसको हमने एज इट इज लिखा, इसको हमने एज इट लिखा। फिर आप एक ही प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉड ए इंटू मॉड बी को हम लिख सकते हैं मॉड ए बी, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि मॉड एक्स इंटू मॉड वाई को हमने लिख दिया मॉड एक्स वाई, है ना। फिर इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर टू। फिर ये जो हमारी इक्वेशन नंबर वन है, इसमें से हमने इक्वेशन नंबर जो टू पर सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि वन माइनस टू किया। ये ऐसे कर सकते हैं, टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन, है ना, कुछ भी कर लो। तो जब हमने वन माइनस टू किया तो देखो यहाँ, अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी, देखो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लो यहाँ x जो है, मान लो नेगेटिव है, पॉजिटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अगर x या नेगेटिव है तो इसका हम मॉड लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो हमने यहाँ किया किया, इसको आप यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा करके और लिख सकते हैं। इसको आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स वाई। ठीक है। अब देखो, हमने वन माइनस टू किया तो क्या आया, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ जो है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट था यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वो जीरो था, और यहाँ टू एक्स वाई है ना, टू मॉड एक्स वाई। तो जीरो माइनस टू मॉड एक्स वाई तो माइनस टू मॉड एक्स वाई हो गया, है ना। अब अब ये तो ये किसकी वैल्यू है, वन माइनस टू है, ये है टू मॉड जेड का स्क्वायर माइनस दिस, है ना।
ठीक है, 2 मॉड जेड का स्क्वायर माइनस रियल मॉड मॉड ऑफ रियल जेड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 मॉड जेड के स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं भाई, वापस रीचेक करें तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, और मॉड जेड का स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर, है ना। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, फिर ये माइनस रियल जेड का ऐसे लिख दिया, और ये जो हमारा है ना, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम वापस खोल के देखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स वाई। अब चूंकि मॉड एक्स का स्क्वायर हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर है और मॉड वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ ये सेम एग्जैक्टली बनती है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मॉड एक्स मान लो, इन केस पहला केस अगर हम लें कि मॉड एक्स की वैल्यू मॉड वाई से बड़ी है, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही और उसका स्क्वायर ही पॉजिटिव होगा। इन केस अगर मॉड एक्स की वैल्यू मॉड वाई से लेस है ना, तो भी तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन उनके जो नेगेटिव का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो चाहे मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई हो या मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई हो, ये जो टर्म की जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, है ना। तो अब ये जो है इसके बराबर है, इसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो ये जो हमारी टर्म है इसकी भी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, तो हमने इसको लिख दिया रूट टू मॉड जेड का स्क्वायर माइनस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से ये इधर गया, तो रूट टू मॉड जेड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रियल मॉड रियल जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी जेड का मॉड का होल स्क्वायर, है ना। फिर देखो, फिर मॉड जेड की जो वैल्यू है, फिर यहाँ से हमने जो है रूट टू को हम यहाँ ले गए थे, है ना। तो अब सवाल आता है कि कैसे इस क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन देखो समझ, हर क्वेश्चन को क्या आप वहाँ एग्जैक्टली देख के मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट कई जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं कर पाते हैं, है ना, और ये क्वेश्चन एक प्रकार से नए ही है ना, क्योंकि हमको क्या क्लियर नहीं हो पाता कई बार क्वेश्चन देखते से ये नया क्वेश्चन आ गया तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करें हम, है ना। तो अब आपको ट्रिक ये याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप रूट टू को इधर ले जाओ, रूट टू मॉड जेड हो जाएगा, है ना। फिर दोनों साइड आप होल स्क्वायर करो, तो क्या होगा रूट टू मॉड जेड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड रियल मॉड जेड प्लस इमेजिनरी मॉड जेड का होल स्क्वायर। फिर आप रियल जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी जेड का मॉड के होल स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाइए, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी रूट टू मॉड जेड का स्क्वायर माइनस रियल जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी जेड का मॉड का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये जो टर्म आपको लिखनी है ना, ये आपको रफ में लिखनी है, तो इससे क्या आपको आइडिया पड़ जाएगा कि ये टर्म जो हमारी बन रही है, पहले हमने रफ में निकाली, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। फिर क्या होगा जब आपको ये पता पड़ जाएगा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर आप z को x प्लस आयोटा वाई लिखो, फिर इसका मॉड z निकालो, फिर इसका होल स्क्वायर करो, है ना, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसका होल स्क्वायर करो, है ना। फिर आपको ये भी तर्क लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मॉड एक्स और मॉड वाई, भाई अगर आप यहाँ ब्रैकेट में बना के लिख दोगे तो अल्टा अच्छा होगा कि केस वन लिख देना कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड वाई, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी होगी। अगर मॉड एक्स इज लेस देन मॉड वाई है तो भी नेगेटिव के होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, है ना। तो ये सारे केसेस में जो है ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो होप ये क्वेश्चन काफी इजी था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि आपका एक सॉल्व एग्जांपल था जिसमें कि क्वेश्चन था कि अगर Z1 Z2 Z3 हमारे किसी ट्राइंगल या इन तीन पॉइंट से अगर हम कोई ट्राइंगल बनाए ए बी सी, है ना, तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल जब होगा जब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये आपको कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे जिसमें एक कंडीशन डायरेक्ट यूज होगी, और ये क्वेश्चन जो है ये यही है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c बराबर 0 और z1 z2 एंड z3 एंड आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की वैल्यू निकालो।
एंड शो दैट इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ ए स्क्वायर बराबर बी, है ना। अब अगर आपको सेंट्रोइड पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं भी पता है तो आपको ये तो इवन पता होना ही चाहिए कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रोइड हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारे जो तीनों ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं, सॉरी ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स कह दो, उनको तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देना। अभी कैसे, जैसे मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। और हमको निकालना है कि इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। तो सारे एक्स एक्स कंपोनेंट ऐड करके डिवाइड बाय 3, कॉमा सारे वाई वाई कंपोनेंट ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो एक जनरल ट्राइंगल के लिए सेंट्रोइड का क्या कंपोनेंट्स होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है। अब अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कोई भी थर्ड डिग्री की जो इक्वेशन है उसमें तीनों रूट्स का जो सम होता है ना, वो होता है जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, है ना। तो देखो वापस बताता हूँ, तीनों जो रूट का जो सम होता है वो किसी भी थर्ड डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 3 है डिवाइड बाय 1 3, और विद नेगेटिव साइन -3 है। तो ये देखो ये लिख दिया, है ना। और रूट्स का, जो तीनों रूट्स हैं उनका जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का जो सम है ना, यानी कि z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, है ना, वो होगा का x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विद पॉजिटिव साइन, है ना। और तो उसकी वैल्यू होगी, यहाँ है जैसे x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3b है ना, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना। 3b डिवाइड बाय 1 पॉजिटिव साइन। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन अपन को गिवन रहता है ना जिसमें अपन को चारों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन भी काम आता, तो उसकी वैल्यू होती z1 z2 z3 z4, यानी कि चारों जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, है ना। अब अब वो उसकी तो जरूरत हमको है नहीं, है ना। अब हमको क्या चाहिए, सेंट्रोइड, है ना। अब हमको पर्टिकुलरली क्या है कि हमको z1 z2 z3 दे रखा है, तो हमको इनको जरूरत नहीं है कि हम उनको एक्स वाई में ब्रेक करके ले, क्योंकि हमको डायरेक्ट z1 z2 z3 जो है उसमें हमको वैल्यूज दे रखी है ना। तो सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों मैंने आपको बताया, तीनों जो वर्टिसेस उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है ना। और यहाँ z1 z2 z3 है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, -3 है, दे तो नहीं रखी है हमने यहाँ से निकाली। तो -3 है अपॉन 3, तो -a आ गया, यानी कि सेंट्रो इस ट्राइंगल एबीसी का जो कि पॉइंट z1 z2 z3 से बना है उसका जो सेंट्रोइड है वो है -a। अब हमको एक और निकालना है या प्रूव करना है कंडीशन। हमको बोला है कि ये जो ट्राइंगल z1 z2 z3 से बना है कि इक्विलेटरल जब होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए स्क्वायर बराबर की। अब चूंकि मैं आपको बताया था कि आपको ये कंडीशन जो है आपको याद करनी है, जो हमने सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन प्रूव किया था तो हमने लिख दिया। फिर हमने एलएचएस में टू मल्टी टू ऑफ होल ऑफ z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 ऐड किया, है ना। क्यों किया इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, है ना। क्योंकि देखो जैसे ही हम यहाँ पे 2z1 z2 प्लस 2z2 z3 प्लस 2z3 z1 ऐड करेंगे ना, तो ये जो हमारे एलएचएस में टर्म बन रही है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z2 z3 प्लस 2z3 z1, ये हमारा z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब हमने यही क्यों किया ये हमने इसलिए किया क्योंकि देखो हमको z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 की तो वैल्यू हमको पता थी, हम यहाँ डाल भी देते, लेकिन यहाँ हम z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर की वैल्यू कैसे डालते। इसलिए अब हमने इसको जब यहाँ होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो हमको z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू तो पता है जो कि -3 है ना। और इसकी वैल्यू भी हमको पता ही है z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 की, है ना। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू हमने डाली -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहाँ थी 3b, तो 3 इंटू 3b 9 भी हो गया। तो ये 9 से 9 यहाँ कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर भी हमारी कंडीशन अभी काफी सरल क्वेश्चन था,
लेकिन ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। अब जैसा हमने एक सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन किया था कि इक्वेटर वाला, अब ऐसा ही क्वेश्चन हमको सॉल्व में दे रखा है। इसमें हमको बोला कि अगर 3 पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3 किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है एक पॉइंट पर Z2 पर, है ना, तो वो जो है जब भी होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल जब हमारे को ये कंडीशन प्रूव होगी Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर 2Z2 टू Z1 प्लस Z3। अच्छा, कुछ बच्चों की बुक्स में हो सकता है कितने पुरानी खरीदी हो वगैरह, या नई में भी हो सकता है। यहाँ के लिख रखा है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर दे रखा है बुक में, है ना, LHS में, लेकिन आंसर वो मिसप्रिंट है। तो Z2 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 आएगा, है ना। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, है ना। तो एक मैं आपको पहले एक बात याद दिलाता हूँ। ये जो आप मेथड देख रहे हो, आपने मेथड देखा होगा, तो ये मेथड आपको किसी एक याद दिलाना चाहिए। इस चैप्टर में हमने एक चीज करी थी या एक थ्योरम टाइप करी थी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पॉइंट Z1 Z2 है से बनी है, जो कि एक क्या बोलते हैं कॉर्नर्स पे पॉइंट्स है ना, जिनको हम ए और बी माना था, और एक पॉइंट हमने माना था पी उस लाइन पे किसी पे भी, जो हमने दो केस बनाए थे इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। अब देखो वहां हमने क्या बोला था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 बराबर जो होता है या तो पाई या जीरो, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वैल्यू होती है ना, आर्गुमेंट जो है फिर वो प्योरली रियल हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां इमेजिनरी पार्ट जो है जीरो हो जाता है। अब यहाँ हमको चूंकि दे रखा है कि इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट Z2, है ना, तो हमने यहाँ पहले स्ट्रक्चर बनाया या डायग्राम कह लो ट्राइंगल का, हाँ। तो इट सिंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, है ना, तो देखो यहाँ एंगल ए बी सी पाई बाय 2 हो गया। अब वहां तो पाई बाय 0 था, इसलिए उसकी वैल्यू जो है प्योर रियल हुई। अब चूंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई बाय 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3, ये जो वैल्यू होती है ना, जिसको हम कहते हैं प्योर रियल या प्योर इमेजिनरी, वो इस चीज की होती है, खाली इस चीज की, आर्ग्यूमेंट के सहित नहीं होती है। आर्ग्यूमेंट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो हमको कोई एंगल मिलता है, तो वो जिस चीज का हम लेते हैं ना वो प्योर रियल या प्योर इमेजिनरी होती है, डिपेंड्स अपॉन कि हम जिस चीज का आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो पाई बाय 2 आ रहा है या पाई आ रहा है या जीरो आ रहा है ना, है ना। तो वहां तो क्या है, ये प्योर रियल पार्ट आया था तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया था। अब यहाँ चूंकि प्योर इमेजिनरी आया है तो इसका जो है रियल पार्ट है जीरो होगा, है ना। तो अब हाँ, अब इसको उसका रियल पार्ट जीरो हो गया। अब आपको पता रहना चाहिए कि अगर हमारे पास z बराबर x प्लस आयोटा वाई, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, इसका जो कॉन्जुगेट है ना। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो z प्लस जेड बार बराबर x तो ऐड हो जाएगा, तो z प्लस जेड बार बराबर 2x और आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, रियल z बराबर z प्लस जेड बार अपॉन 2, यानी कि रियल z बराबर x की वैल्यू। अब चूंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, उसका अगर रियल पार्ट जीरो है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद प्लस उसका कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 जो है उसका रियल पार्ट होगा। और यहाँ हमको Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 का रियल पार्ट हमको जीरो दे रखा है, ठीक है। तो अब चूंकि इसका रियल पार्ट जो है जीरो दे रखा है, तो हमने यहाँ ये फॉर्मूला लगाया z प्लस जेड बार अपॉन 2, तो दिस प्लस इसका कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 बराबर जीरो। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमको लिखा हुआ है कि Z1 अपॉन Z2 का जो होल कॉन्जुगेट है, होल ये पूरे पे है, खाली Z1 पे नहीं है, तो ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे Z1 बार अपॉन Z2 बार पे, ठीक है। तो यहाँ जो है ये दोनों पे ब्रेक हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, और सब्सिक्वेंट टर्म्स पे भी जो है ब्रेक हो गया, है ना। अब ये वाले जो टर्म है, ये वाले इसको हम RHS में ले गए तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, है ना। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई एक, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब एक इस इक्वेशन से डायरेक्टली तो हम कंडीशन निकाल नहीं सकते, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है कि भाई ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है,
तो हम इसका यूज करेंगे। अब चूंकि देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, तो अब आइसोसेलेस है तो दो साइड बराबर होंगे, तो यहाँ ए बी बराबर हम कहेंगे ए बी बराबर बी सी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, सपोज Z1 Z2, उनके बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है तो या तो उसको मॉड Z1 माइनस Z2 लिखो या मॉड Z2 माइनस Z1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और यहाँ चूंकि हमको ए बी बराबर बी सी दे रखा है तो हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले में करके, वहां तो क्या तीनों साइड बराबर थी इसलिए हमने तीनों को बराबर करके तीनों का होल स्क्वायर किया था। यहाँ दो बराबर है तो यहाँ दो को बराबर करेंगे फिर उन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या हमने यहाँ लिखी मॉड Z2 माइनस Z1 है ना, और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ लिखी मॉड Z2 माइनस Z3 है ना। ट्राई करो कि जो आप पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, अगर यहाँ हमने Z2 पहले लिया तो यहाँ भी Z2 पहले ले, है ना। तो उससे क्या कोई गलती होने के चांसेस कम होंगे, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाओ, आंसर तो सही आएगा लेकिन हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। फिर आप दोनों साइड आपने होल स्क्वायर किया। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि, और फर्स्ट में भी बताया था कि मॉड जेड की वैल्यू, मॉड जेड का होल स्क्वायर जो होता है जेड जेड बार होता है, तो मॉड जेड का स्क्वायर जेड जेड बार तो जेड टू माइनस जेड वन इंटू जेड टू माइनस जेड वन का होल बार, तो फिर वो दोनों का आ गया। सिमिलरली यहाँ भी यही हुआ है ना। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर डाल दी 2। अब आपको याद होगा सेम ऑलमोस्ट 90% तक ये सेम, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी हमारी दो इक्वेशन बनी थी, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ भी हमारी दो इक्वेशन बनी, फिर हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके लिखा। तो देखो Z2 माइनस Z3 है ना, एक सेकंड, हाँ देखो Z2 माइनस Z1 का तो यहाँ हो गया होल स्क्वायर है ना, और बचा ये Z2 माइनस Z3 का यहाँ हो गया होल स्क्वायर है ना। तो और बाकी जो टर्म्स थी वो हमारी जो है कट गई हैं, ठीक है। देखो Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, और ये जो बची हुई है Z2 बार माइनस Z3 बार, और ये वाली जो टर्म है Z2 बार माइनस Z1 बार, ये जो हमारी है जो कट चुकी है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ कट गई और ये यहाँ से है यहाँ कट गई, तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ जो है Z2 माइनस Z3 का जो है होल स्क्वायर हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ शुरू से इस इक्वेशन में चल रहा था। तो वैसा नहीं कि अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, नहीं, आपको पहले इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा फिर इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। जब आप टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो जो हमको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन चाहिए वो हमको मिल जाएगी। एक बार फिर बता दूं कि यहाँ Z2 का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है रादर देन 1। हो सकता है हमारी बुक्स में जो पुरानी बुक्स थी उसमें तो ये मिसप्रिंट दे रखा था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमको बोल रखा है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ना, जिसके पॉइंट Z1 Z2 Z3 है ना, तो हमको प्रूव कर रखा है कि उस ट्राइंगल का जो एरिया जो होगा वो हमको ये प्रूव करना है ना, ये। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिख देंगे, मानना हमारे पास जो तीन पॉइंट है Z1 Z2 Z3, मैंने उनको खोल के लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है हम उसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x1 y1 1, यानी कि जो z1 है उसका x कोफिशिएंट फिर y कोफिशिएंट 1, सिमिलरली x2 y2 1 और x3 y3 1, है ना। अब यहाँ 1 1 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो है z का कोई जो है कोफिशिएंट नहीं है, नहीं तो यहाँ क्या z1 z2 z3 प्रकार से आता। ठीक है, अब यहाँ है इसलिए हमने यहाँ 1 1 1 लिख दिया। ठीक है। अब अब हमने क्या किया, अब आपको एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को अगर हम एक नंबर से, कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उस नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ये जो है कॉलम है इसमें हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो आयोटा से यहाँ भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब अब यहाँ के बाद हम यहाँ आए तो हमने क्या किया, हमने किया कि R1 गोस टू R1 प्लस R2। ठीक है ना। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये सॉरी R1 नहीं, C2 गोस टू C1 प्लस C2 है ना, ये प्लस ये दोनों ऐड हो गए है ना। तो x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3। अब देखो लिखने में फर्क होता है, अगर आप यहाँ लिखोगे ना C2 गोस टू C1 प्लस C2, तो ये जो C2 में ये C1 यहाँ जाके ऐड होगा। अगर आपने कर तो ये दिया लेकिन आपने लिख दिया C1 गोस टू C1 प्लस C2, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ यहाँ ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ यहाँ बन जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, लेकिन हमको बनाना C2 में है ना। तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हो ना आपको पता होना चाहिए आपने किस में किसको ऐड किया है ना। तो हम बोल रहे हैं C2 गोस टू C1 प्लस C2,
तो देखो x1 यहाँ ऐड हो गया, x2 यहाँ ऐड हो गया, x3 यहाँ ऐड हो गया। अब x1 प्लस आयोटा y1 की हमको वैल्यू पता है z1 और उसकी z2 उसकी z3, तो हमने यहाँ इसको लिख दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि अब इसको 1/2 आयोटा, अब देखो अगर आप इसको डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो देखो सबसे पहले x1 के अबाउट खोला तो ये देखो x1 है ना, यहाँ x1 के अबाउट खोला तो x1 इंटू z2 माइनस z3 है ना। फिर आप इसको फिर बाद में करोगे माइनस z1 इंटू x2 माइनस x3, फिर प्लस 1 इंटू x2 z3 माइनस x3 z2 है ना। तो जब आप इसको खोलोगे तो इंस्टेड हम उसको पूरा लिखें, हम क्या करते हैं जो पहली टर्म है ना, पहले टर्म को लिख के हम सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि पहली टर्म लिख के जो बाकी टर्म्स हैं वो दोनों उसमें ऐड हो रही है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम, है ना। अब देखो, अब हम मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको दे सकते हैं z प्लस जेड बार अपॉन टू, है ना, यानी कि उस जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय टू। ठीक है। तो अब ये x1 जो है z1 का रियल पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 प्लस जेड वन बार अपॉन टू। ठीक है। तो देखो ये z2 इंटू टू तो 4 आयोटा हो गया, है ना। अब देखो यहाँ z1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और फिर z1 बार को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। अब जब आप ये जो टर्म है ना सिग्मा z1 इंटू z2 माइनस z3, इसको जब आप खोलेंगे ना तो देखो टर्म कैसी बनेगी। ये टर्म ऐसी बनेगी, सबसे पहले तो आएगा z1 इंटू z2 माइनस z3 जो लिखा है ना। फिर आपके पास आएगा प्लस z2 इंटू z1 माइनस z3 और फिर लास्ट में आएगा आपके पास z3 इंटू z2 माइनस z1, है ना। तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी टर्म्स बन रही है उनको जब लास्ट में आप खोल के उनको जब आप ऐड करेंगे ना तो वो सब टर्म्स जो है कट जाएंगे, है ना। लेकिन और यहाँ इसलिए कट रही है क्योंकि यहाँ किसी में बार नहीं है। अब यहाँ तो क्या दिक्कत है कि z1 पे बार आ गया है ना, तो जब आप इसको मतलब खोल के लिख भी देते हैं ना तो वो टर्म्स कटेंगी नहीं, है ना। तो क्या है हमारी ये टर्म तो जीरो हो गई, ये टर्म हमारे पास रह गई, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, है ना। अब हमने क्या किया ऊपर, अब हमको यहाँ आके अब कंफ्यूजन होते हैं कि अब हम आगे करें क्या। तो अब हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है हमको ये प्रूव करना है ना। तो ऑलमोस्ट हम 99% तो पहुंच गए। अब लफड़ा कहाँ पड़ रहा है ना, चीजें कहाँ रुक रही है ना। तो देखो एक डिवाइड बाय z1 आ रहा है, यहाँ मॉड z1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हमने सोचा कि अगर हम z1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे z1 हो गया, ऊपर बनेगा z1 इंटू z1 बार, और हम प्रॉपर्टी जानते ही हैं मॉड z का स्क्वायर बराबर z बार। तो मॉड z का स्क्वायर बराबर z बार से z1 इंटू z1 बार हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया और हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होना चाहिए, है ना। अब अब आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, या ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा कि हमारे पास पॉइंट्स है z1 z2 z3 और z1 बार z2 बार और z3 बार, इनसे जो हम ट्राइंगल बनाएंगे वो अगर सिमिलर है तो हमको एक कंडीशन प्रूव करनी है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा नहीं करके बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको मेन मेथड और इस क्वेश्चन को टेक्निक करके दिखा दूंगा, ऑलमोस्ट आपको बता ही दूंगा, फिर आपको खाली कैलकुलेशन आपको खुद करनी है ना। तो देखो ये मत देखना ये चीज, है ना। यहाँ से देखो आप, अगर हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश विद टू सिमिलर ट्राइंगल सच दैट, ये आप दो स्ट्रक्चर बना लो, है ना। तो आपने ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया, है ना। तो देखो ए बी सी, अब देखो ये हमको क्लियरली पता चल रहा है कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश हमको बताना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। तो अब यहाँ ये सिमिलर है भी, है ना। ठीक है। तो अब एक सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे ए बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ ए डैश बी डैश, उनका जो रेशियो है ना वो सिमिलरली बाकी जो साइड्स है उनके भी रेशियो के बराबर होगा। अब चूंकि तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी डैश बराबर सी अपॉन सी डैश ए डैश, ये एक दो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की कहाँ है कैसे, बस आपको ये समझ, बस आपको याद रखना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए जो सब्सिक्वेंट साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है ना। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर वन वी कैन राइट, है ना। अब अब देखो एक और प्रॉपर्टी है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर्टी वाला ही है, इसमें आपको एक और प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ना, उसके लिए हम ये लिख सकते हैं मॉड जेड, उसके लिए हम लिख सकते हैं जेड बराबर मॉड जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। तो
अब यहाँ क्या है कि z बराबर हमने लिया है z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2, है ना। तो अब चूंकि ये z हो गया है ना, तो इसका मॉड z ये होगा, e की पावर आयोटा थीटा होगा, है ना। और सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए जैसे हमने यहाँ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 लिखा, इस ट्राइंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, z1 बार माइनस z2 बार अपॉन z3 बार माइनस z2 बार बराबर इसका मॉड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो लिया 1/2, तो इन दोनों का हमने रेशियो लिया, तो देखो ई की पावर आयोटा थीटा तो कट गया, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इंटू ये ऊपर चल जाएगा z3 बार माइनस z2 बार अपॉन z1 बार माइनस z2 बार, और यहाँ क्या होगा, मॉड अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, मॉड z1 माइनस z2 अपॉन मॉड z3 माइनस z2 इंटू ये ऊपर चल जाएगा, तो मॉड z3 बार माइनस z2 बार अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट z1 z2, z1 z2 यहाँ बीच की डिस्टेंस क्या है, ab, है ना, तो यहाँ ये ab हो गया। z1 बार माइनस z2 बार की यह क्या डिस्टेंस है, a डैश b डैश, सिमिलरली यहाँ भी हमने वैल्यू लिख दी, है ना। अब देखो यहाँ ये हमने चीज क्यों लिखी थी, ये हमने चीज यहाँ के लिए लिखी थी, क्योंकि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी डैश है, तो ये देखो ये कट गए, है ना। तो या कह सकते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो सम है वो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ओवरऑल हो गई 1। तो इसकी ये जो टोटल वैल्यू ये हमारे पास 1 हो गई, है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। तो अब देखो ये जो टर्म है ये दोनों नीचे के हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसको यहीं रख के इसको वहां ले जाओ, इस रेशियो को, सेकंड वाले रेशियो को, फिर ये आपको ये बनेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद खाली आपको यहाँ से इसको यहाँ ले जाना है, और यहाँ वाला इसको यहाँ ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को रीअरेंज करो, जो आपको कंडीशन थी वो आपको मिल जाएगी। वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पूरा नहीं करना, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या ये आपका एक थ्योरम है, और आपका आंसर में भी क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो क्या है, इसके बाद ये आपको थ्योरी समझा दूंगा, तो इसके बाद का जो थ्योरम है वैसे वो आती है एग्जाम में, तो आप इजीली कर लेंगे, है ना। तो इसके भी चांसेस रहते हैं, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखो हमको इस क्वेश्चन में ये बोल रखा होता है कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है ना, और जो कि सेंटर्ड है ओरिजिन पे, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो उससे पास हो रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा ना, हाँ, जो या हम ये कह सकते हैं कि वो जो जहाँ काटेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन उसको, स्फीयर को, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, जो हम यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई जेड मान रहे हैं, है ना, उसकी वैल्यू जो है हमको ये प्रूव करनी होती है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि माना लेट एस डैश बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस यूनिटी विद सेंटर ओ एंड एन एस एज अ डायमीटर, जो मैं आपको अंडरलाइन करके देख रहा हूँ आपको वही लिखना है ना। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, तो उसके पहले भी है कि आपको डायग्राम ये आपको याद रखना है ना। तो ये देखो लेट एस डैश बी ए स्फीयर, ये एस डैश हमारा ये जो है, ये एस डैश हमारा स्फीयर है, ऑफ रेडियस यूनिटी, इसकी रेडियस यूनिटी, और इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, और उसका डायमीटर ये देखो एन एस डैश, ये जो हमारा है डायमीटर ये, है ना, ये यहाँ पे आएगा एन एस डैश लिख दो, या एन एस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ जो है एन एस डैश आएगा, क्योंकि इसको हमने स्फीयर भी माना और इसको हमने पॉइंट भी एस डैश मान लिया। फिर हम लिखेंगे लेट पाई बी ए कॉम्प्लेक्स प्लेन थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू एन एस डैश, है ना। ये हमने एक पाई प्लेन माना है जो कि स्फीयर को जो है परपेंडिकुलरली जो कट कर रहा है एन एस डैश के क्या बोलते हैं सापेक्ष, है ना। ठीक है, फिर फिर हम इसमें कहेंगे कि माना, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख लेना, है ना। तो इसमें बोलेंगे माना हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है ए डैश, है ना, जो कि स्फीयर एस डैश पे स्थित है या है, जिसके की, हाँ बस इतना ही लिखना है कि माना कोई पॉइंट हमारे पास है ए डैश जो कि स्फीयर एस डैश पे है ना। और फिर कहेंगे कि माना हमारे पास कोई पॉइंट ए है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पाए पर है, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमको बताना है कि भाई एन एस डैश हमारा डायमीटर है, और साथ के साथ हमारी जेड एक्सिस भी है ना। और जो पॉइंट ओ यानी कि हमारा सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब
अब हम कहेंगे कि माना ए डैश जो कि स्फीयर पे जो स्थित पॉइंट है उसको बोलेंगे माना इसके कोऑर्डिनेट जो है कैपिटल एक्स वाई जेड है। अब हम स्फीयर की इक्वेशन जानते हैं कि अगर हमको स्फीयर के कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो माना अगर वो ए बी सी है तो उस स्फीयर की इक्वेशन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, है ना। यहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं है, आपको जनरल एक चीज बताइए। तो यहाँ हमने चूंकि ए डैश के पॉइंट्स माने हैं एक्स वाई जेड, तो जो स्फीयर है उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। और चूंकि ये जो हमारा पाई प्लेन है ये हमारा परपेंडिकुलर टू जो है एन एस डैश है, और चूंकि एन एस डैश की हमारे पास वैल्यू जेड है, और ये जो पाई प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो जेड बराबर 0 होती है। तो पाइपलाइन की भी इक्वेशन हमारी एक्स जेड बराबर 0 होगी, है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो जो प्लेन होता है ना उसका जो तीसरा कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है। जैसे अगर हम कहें वाई जेड प्लेन तो उसके लिए एक्स 0 होगा, अगर हम कहें एक्स जेड प्लेन उसके लिए वाई 0 होगा। अब यहाँ चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो उसके लिए जेड 0 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन में पाई प्लेन हो जाएगी जेड बराबर 0, ये देखो, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो अब अब हम कहेंगे कि अब चूंकि ये देखो ये एन पॉइंट जो है, चूंकि जेड एक्सिस पे इसके एक्स और वाई 0 होंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0,1। ठीक है, तो हमने यहाँ भी ये भी लिख दिया। ठीक है, और चूंकि ये जो ए पॉइंट है हमारा एक्स वाई प्लेन पर है ना, तो हम इसके मान लेंगे इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई 0 है, क्योंकि उसका जेड 0 रहेगा, है ना। ये एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम कहेंगे हमको डायग्राम ऐसा बनाना है कि एन ए डैश और ए जो है कोलिनियर है, यानी एक लाइन में आते हैं। अब चूंकि एन ए और ए डैश जो है कोलिनियर है, हम कहेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है कि कोफिशिएंट ऑफ, जहाँ देखो ये ए डैश माइनस, है ना, ये एन डिवाइडेड बाय ए का एक्स का कोफिशिएंट माइनस 0, है ना। तो बराबर कैपिटल वाई माइनस 0 अपॉन वाई माइनस 0 बराबर जेड माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 बराबर किया, है ना। ये कोलिनियरिटी की क्या बोलते हैं कंडीशन होती है, और ये तीनों बराबर है तो हमने इसको कांस्टेंट के बराबर ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी k इंटू एक्स, फिर कैपिटल y की क्या वैल्यू आएगी y इंटू के, और z माइनस 1 की वैल्यू आएगी माइनस के, तो z की वैल्यू आएगी 1 माइनस के। ठीक है, अब देखो ये कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो है स्फीयर पे स्थित हैं, तो चूंकि स्फीयर पे स्थित हैं तो ये स्फीयर की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो स्फीयर की चूंकि इक्वेशन है कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर, तो हमने यहाँ उसमें ये वैल्यू रखी, तो यहाँ से हमारे पास k की ये वैल्यू आई, है ना। चूंकि k जो है k की वैल्यू आ गई जो कि स्मॉल एक्स वाई के टर्म्स में, और चूंकि हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो है k के टर्म्स में है, तो यहाँ हमने k की वैल्यू उठा के इन तीनों में रख दी, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। और ये तो आ गई, उसके बाद क्या है, अब देखो हम जानते हैं z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो जेड स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मॉड जेड का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये जो टर्म है ना, ये आपको ये भले डायरेक्टली याद रखो, मगर आपको ये जो है ना ये तीन कॉन्टेंट ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बुक में कैसे न्यूमेरिकल भी दे रखा है, जैसे आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता कौन सा टीचर दे दे, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल आपको अगर ये कॉर्नर्स याद होंगे तो आपको इजीली कर लोगे। तो भाई मेरे मेरे हिसाब से तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से जो है सॉल्व अनसॉल्व सारी डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको करा दी है। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ऐसे कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं थे, पर टफ क्वेश्चन जो है जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चैप्टर है, तो फोर्थ चैप्टर वो थोड़ा काफ़ी लंबा चैप्टर है, वो पूरी बुक का अभी तक सबसे लंबा चैप्टर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी न्यू वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको हमारी न्यू वीडियोस देखनी है तो जो हमारा बेल आइकन है उसे आप प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू जो हमारी वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम नया चैप्टर 4 जो स्टार्ट करेंगे। जो बीच के जो चैप्टर है मैंने आपको कहा था फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वो आपके रियल एनालिसिस के चैप्टर हैं, तो वो आपको रियल में करवाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।